हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आज हमारा टॉपिक है इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। हम एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है Which of the following indicates AD in an open economy? ओपन इकोनॉमी की अगर ये बात कर रहा है तो ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे जो हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी को हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें आती है हमारी। एक हाउस होल्ड आता है पहला, फिर दूसरा जो है हमारा वो आती है ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म हम कह सकते हैं, और उसके बाद जो थर्ड आती है वो गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाते हैं। तो इसमें ओपन इकोनॉमी में चारों सेक्टर इंक्लूड होते हैं। तो चारों सेक्टर्स से जो हमारी डिमांड होगी उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। हाउस होल्ड कंजप्शन हो जाएगा हमारा फ्रॉम हाउस होल्ड। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो जो ऑप्शन डी है उसमें हमारे चारों कंपोनेंट्स हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रीगेट डिमांड इन अ 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड एज। अगर 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो जो हमारी 2 सेक्टर होती है और 3 सेक्टर दोनों ही क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। 2 सेक्टर में हम सिर्फ हाउस होल्ड्स और जो फर्म्स है उनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें हमारा गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला गया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ जो है ये एक ही सेक्टर की बात कर रहा है। फिर कह रहा है प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें प्राइवेट मीन्स हाउस होल्ड्स, तो हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया, फर्म को छोड़ दिया गया है। फिर कह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स करती हैं तो ये फर्म की बात हो गई। फिर है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स ये हाउस होल्ड हो गए, और थर्ड सेक्टर जो हमारा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर तीसरा सेक्टर हो गया हमारा। तो तीनों सेक्टर्स की जो है डिमांड हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। फोर्थ के कैंसिल होने का रीजन है इसमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, और नेट एक्सपोर्ट जो है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स 4th सेक्टर से जो है बिलोंग करता है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजप्शन फंक्शन इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन। कंजप्शन फंक्शन जो है वो किन के बीच में रिलेशनशिप करता है? तो कंजप्शन फंक्शन एक तो कंजप्शन के बीच में करेगा, और कंजप्शन हमारी किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर। तो कंजप्शन फंक्शन जो है हमारा रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप शो करता है कंजप्शन एंड इनकम के बीच में। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रेशो, तो रेशो कंजप्शन की जो रेशो उसका मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी जैसे हमने कंजप्शन फंक्शन में देखा कि कंजप्शन और इनकम के बीच के रिलेशन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं हमेशा, क्योंकि कंजप्शन हमारी किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर। तो प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम का मतलब हो जाएगा रेशो ऑफ कंजप्शन टू इनकम। ऑप्शंस को चेक करते हैं तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है 2 तरह की होती है, एक एवरेज होती है और दूसरी मार्जिनल होती है। तो एवरेज जो होती है वो रिलेशनशिप करती है हमारा टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम के अंदर। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो रेशो होगा हमारा C/Y, और ये जो ऑप्शन है वो सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 6th क्वेश्चन में पूछा गया है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल और
चेंज को हम जो है डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, और यहाँ पर ऑप्शन सी ही जो है वो ये शो कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ए में उल्टा दे रखा है और बी और डी में जो है बी तो उल्टा ही दे रखा है एवरेज का भी, और डी एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम को शो कर रहा है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPC बीइंग इक्वल टू 0.5 व्हाट विल बी चेंज इन सी, डेल्टा सी कह सकते हैं या चेंज इन कंजप्शन पूछ रहा है। इफ इनकम इंक्रीज बाय 100 रुपीज 100 से अगर इनकम इंक्रीज हो रही है और MPC हमारा 0.5 है, तो हमें इंक्रीज हम कंजप्शन में निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने MPC का फॉर्मूला देखा, MPC मीन्स मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, वो था हमारा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो यहाँ पर जो है डेल्टा सी निकालना हमें, डेल्टा वाई हमारा जो है वो दे रखा है 100, और ये इक्वल टू किसके है, ये इक्वल टू है हमारा 0.5 के। यहाँ 100 जो हमारा डिवाइड है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट के लिए तो हमारा 0 हट जाएगा, और फिर हम 5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50, और ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ C इक्वल टू 450 एंड Y इक्वल टू 1000 द एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम विल बी। तो APC पूछ रहा है एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, उसका फॉर्मूला था हमारा C बाय Y मीन्स 450 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जब करेंगे हम पॉइंट हटाएंगे एक जीरो से तो हमारी एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 2 जीरो यहाँ पर बची हमारी, उनके लिए हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है 0.45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन S चेंज फ्रॉम -30 टू -20 देन डेल्टा S इज इक्वल टू, मीन्स चेंज इन सेविंग कितना होगा, कि अगर पहले सेविंग -30 थी और अब सेविंग कितनी हो गई है -20, तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, तो मीन्स -20 में से -30 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और -20 और +30 इक्वल टू क्या होगा हमारा +10 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स, यहाँ पर सेविंग की प्रोपेंसिटी पूछी गई है, तो जैसे कंजप्शन की थी, कंजप्शन एंड इनकम के बीच में रेशियो, वैसे ही यहाँ पर सेविंग की हो जाएगी रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, सेविंग फंक्शन किन दो के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो कंजप्शन फंक्शन हमारा कंजप्शन और इनकम में कर रहा था, और सेविंग फंक्शन हमारा सेविंग भी जो है इनकम पर डिपेंड करती है, तो सेविंग और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इन द कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन और बी होता है हमारा MPC। द टर्म सी बार रेफर टू, तो यहाँ पर टर्म सी बार पूछी गई है। सी बार का मेन वर्ड होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन, और ऑटोनॉमस कंजप्शन ऐसी कंजप्शन होती है जो हमारी इनकम लेवल 0 होती है तभी भी हम करते हैं, मतलब वो मिनिमम कंजप्शन जब हमारी 0 इनकम पर भी हमें करना होता है वो हमारा क्या होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, या इसको हम कह सकते हैं जो हमारे इनकम लेवल से पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता वो इनकम से, तो वो हमारा क्या हो जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वाई हमारी वाई यानी कि इनकम हमारी 0 होगी, उस टाइम पर जो कंजप्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है सी बार होती है। तो ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो y इक्वल टू 0 हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ सी व्हेन y इक्वल टू 0, ऑप्शन ए हमारा जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव इज इक्वल टू, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी किसके इक्वल होगी, हमारी जैसे कंजप्शन वाली हमने की थी C बाय वाई होती है, तो सेविंग वाली हो जाएगी हमारी S बाय वाई। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ MPS इज 0.6 व्हाट विल बी डेल्टा S व्हेन इनकम इंक्रीज बाय 50। तो MPS का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, MPS मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, उसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा S बाय डेल्टा Y, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और यहाँ पे हमें डेल्टा S निकालना है और चेंज इन इनकम हमारी जो 50 दे रखी है और इसके इक्वल जो है 0.6 है, तो ये 50 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 से तो ये पॉइंट हट जाएगा और 5 6 जा 30, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ MPC इज़ 40% MPS विल बी। तो MPC और MPS जो होता है उन दोनों का टोटल हमारा होता है इक्वल टू 1, और अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो वो माना जाता है इक्वल टू 100%। तो ऐसी सिचुएशन में जो होगा हमारा ये टोटल हमारा 100% होता है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 जो होगा हमारा 60%, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ कंजप्शन फंक्शन इज C इक्वल टू BY व्हाट विल बी द सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन जो हमने पीछे देखा था वो होता है C बार प्लस BY। अब यहाँ पर जो है C बार नहीं दे रखा है, मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं दे रखा है, तो वो यहाँ से हट गया है। और जो सेविंग फंक्शन होता है वो होता है हमारा नेगेटिव ऑफ C बार प्लस 1 माइनस BY। तो यहाँ से भी ये हट जाएगा क्योंकि ऊपर नहीं है ऑटोनोमस C, तो ऑटोनोमस C यहाँ पर भी हट जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन बचे है वो बचा 1 माइनस BY। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो मैंने अभी 15th क्वेश्चन में बताया कि MPC प्लस MPS हमारा इक्वल टू 1 होता, तो ये राइट है। अब अगर हम इनमें से किसी एक को भी उधर लेकर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, मीन्स ये भी सही हो गया। और अगर हम जो है MPC को रख रहे हैं और MPS को लेकर जा रहे हैं तो 1 माइनस MPS इक्वल टू MPC, ये भी हमारा सही हो गया है। तो तीनों ही फॉर्मूले हमारे यहाँ पर क्या है, सही है, इसलिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ MPC इक्वल टू 0.4 एंड डेल्टा वाई इक्वल टू 1000, मीन्स इनकम में चेंज 1000 का आया है और MPC हमारी जो है वो 0.4 है। व्हाट विल बी डेल्टा S, चेंज इन सेविंग हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि MPS और MPC जो होते इक्वल टू 1 होते, तो MPS हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.6 और फॉर्मूला होता हमारा डेल्टा S बाय डेल्टा Y। तो ये डेल्टा Y उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स 1000 जो है मल्टीप्लाई करेगा 0.6 से, तो यहाँ हमारा 600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स एक्यूर व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट्स कब रिसीव होता है, कब अचीव होता है, वो पूछा गया है। तो अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बताती हूँ आपको, ये हमारा जो है ग्राफ है जिसमें हम इनकम को नीचे वाई एक्सिस पर शो करते हैं और कंजप्शन हमारा एक्स एक्सिस पर शो होता है। तो कंजप्शन हमारा जो है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन भी होता है इसलिए हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, और जो हमारी इनकम होती है वो 45 डिग्री से बनते हुए हमारी जो है स्ट्रेट लाइन होती है 45 डिग्री की। अब जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं C और Y, मीन्स जहाँ पर दोनों इक्वल हो गए C और Y, वो हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और इस सिचुएशन पर जो सेविंग होती है वो क्या होती है, हमारी 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी इनकम को कंज्यूम कर लिया गया है।
तो अब अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट्स को देखते हैं तो क्या कंडीशंस आ रही हैं, व्हेन y इक्वल टू c एंड s इक्वल टू 0। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है y इक्वल टू s, तो ये c होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया है। फिर s इक्वल टू 0 ये हमारी कंडीशन में था, तो ये सही है। उसके बाद y इक्वल टू c, ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन रेफर टू। ऑटोनोमस कंजप्शन किस से रेफर करता है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं, और ये वो कंजप्शन होता है जो हम जीरो इनकम पर भी कर रहे होते हैं। अब जीरो इनकम पर आप क्या करोगे, कम से कम खर्च करोगे, तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है ये, इवन व्हेन इनकम इज जीरो। तो ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो पहला हमारा बिल्कुल राइट है। सेकंड वाले में जो है वो बोला गया मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम कोई खर्च नहीं करता जब इनकम जीरो होती है, वो सब क्या सोचते हैं, मिनिमम लेवल करने की सोचते हैं, इसलिए ये गलत हो गया है। फिर लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज मैक्सिमम, हमने बताया कि इनकम जीरो होनी चाहिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत हो गए। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू।